इस वीडियो में हम जीके की कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो अभी जो क्वेश्चन देखेंगे वो भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बात आई है यहाँ पर सत्य शोधक समाज की, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? तो पेशावर एक जगह है जहां पर बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र रहा है, और ये किसके शासनकाल में था? ये कनिष्क के शासनकाल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? तो यहाँ पर जब मोहम्मद तुगलक के शासनकाल चल रहा था, तब उनका जब लास्ट टाइम आ रहा था, तो उस समय में अगर दक्षिणी भारत का केस देखें हम लोग, तो वहां पर दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था। वे राज्य थे, एक तो था विजयनगर और दूसरा था बहमनी साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा सांगा को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो देखिए, जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें मेवाड़ के शासक थे राजा सांगा, और इनका जो युद्ध था वो किसके साथ चल रहा था? बाबर के साथ चल रहा था। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की विजय हुई। और ईयर की बात करें तो ये कौन सी ईयर में हुई थी? 1527 में। ठीक, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। इसमें किसके किसके बीच लड़ाई हो रही थी? राणा सांगा और बाबर के बीच में, और इसमें जो विजय हुई वो कौन हुए? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला शासक कौन था? तो यहाँ पर खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर देखिए, कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है इसका निर्माण करवाने वाला था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किस वंश का था? ये था गुलाम वंश का। नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 ईस्वी में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? तो यहाँ पर देखिए, भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को 1524 में लोदी वंश की आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने इनको आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो ईयर भी याद रखिए, 1757 में। और ये जो संधि हुई थी ये किनके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जो हमारे पास चार वेद थे उसमें से जो सामवेद है इसकी प्रथम दृष्टा वेद व्यास के जैमिनी इनके शिष्य थे, इनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है किस लिपि में मिले हैं? अशोक के यहाँ पर कुछ अभिलेख थे, जिनमें से जो ब्राह्मी लिपि है वो सबसे ज्यादा इनके अभिलेख में देखने को मिली है। नेक्स्ट, अब हम टॉपिक राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टॉपिक देख लीजिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। फर्स्ट यहाँ पर इसके क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? यंग बंगाल आंदोलन, इसकी सूत्रपात कहें या इसको प्रारंभ करने वाले कौन थे? ये थे हेनरी विवियन डेरेजियो। यंग बंगाल आंदोलन की सूत्रपात हेनरी विवियन डेरेजियो थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन
कब हुआ था? 1939 में। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी द्वारा समर्थित किस प्रत्याशी को हराया था? तो यहाँ पर देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस का जब त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा था 1939 में, तब यहाँ पर पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। और ये किनके प्रत्याशी थे? महात्मा गांधी थे के। और यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी के प्रत्याशी होने के कारण जब पट्टाभी सीतारमैया हार गए तो यहाँ पर महात्मा गांधी जो थे वे नाराज हो गए थे, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता को यहाँ पर त्याग दिया था और यहाँ से चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेवा में सेवारत भारतीय सैनिकों को पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर पहला जो सैनिक विद्रोह है वो कहाँ देखा गया था? वेल्लोर में देखा गया था। कब? 1806 में। नेक्स्ट है यहाँ पर, लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? तो यहाँ पर अगर हम देखें कि लॉर्ड डलहौजी का वह एकमात्र जो प्रशासकीय कदम जो था 1857 की विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक जो योगदान रहा, व्यवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय में अगर दिल्ली की बात करें तो वहां से दिल्ली से जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? जनरल बख्तर खां। और यहाँ पर देखिए, 1857 का जो विद्रोह चल रहा था वो अलग अलग जगह पर स्टार्ट हो गए थे और अलग अलग राजाओं के द्वारा यहाँ पर लड़ा जा रहा था। तो यहाँ पर इस विद्रोह का पूरे कंप्लीट विद्रोह का जो नेता बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? बहादुर शाह द्वितीय को। और दिल्ली के लिए अगर देखा जाए तो जनरल बख्तर खां थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बधेरों ने विद्रोह किया था? तो यहाँ पर देखिए, ओखा मंडल के बधेरों ने कहाँ पर विद्रोह किया था? सौराष्ट्र में। ये जो एरिया है वो कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए, सर विलियम जोन्स ने ईयर याद रखिए 1784 ईस्वी में किस संस्था के स्थापित करने का श्रेय अर्जित है? बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1784 में सर विलियम जोन्स ने किसकी स्थापना की थी? तो वह संस्था है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। ईयर पूछा जाए तो 1784। नेक्स्ट है यहाँ पर, मदनलाल ढींगरा ने लंदन में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? मदनलाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वायली की हत्या की थी। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय में ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे वो क्लेमेंट एटली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो 1917 में महात्मा गांधी ने जो चंपारण आंदोलन हो रहा था इसी के साथ भारतीय राजनीति में प्रवेश किए थे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? कौन से ईयर में लौटे थे? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किस मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो जब 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको 44वां अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ था? 1978 में। और इस संशोधन के बाद में मौलिक अधिकार से जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके एक कानूनी अधिकार यहाँ पर कर दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर एक केस बताया जा रहा है कि जब किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा किसी भी व्यक्ति का उसके जो 6 मौलिक अधिकार दिए हैं उनमें से किसी का हनन होता है तो न्यायालय द्वारा यहाँ पर एक रिट जारी किया जाता है, और वो कौन सा है? मैंडेमस, जिसको कि परमादेश कहा जाता है। और ये रिट जारी करने वाला जो भी अनुच्छेद है वो कौन सा है? आर्टिकल 32, ठीक, जिसके अंतर्गत रिट जारी किया जाता है। और यहाँ पर जो रिट है वो परमादेश होगा। किसके विरुद्ध? एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा तो सरकारी अधिकारी के विरुद्ध यहाँ पर न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 20 में क्या लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, कोई व्यक्ति है, कोई अपराध किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अगर उसने किसी का मर्डर किया हुआ है तो उसको इस मर्डर के लिए एक ही बार सजा होगी। जो भी इस सजा का प्रावधान होगा वो एक ही बार होगा, ठीक। इसके लिए उसको 4 से 5 बार इसके लिए सजा नहीं दी जा सकती। उसको मर्डर के लिए जितने साल का कारावास होना चाहिए उतने ही साल का होगा, या उसको फांसी देनी है तो वो उसके लिए एक ही बार होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो अगर आपको प्रस्तावना जो उद्देशिका है जो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले पेज पर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अगर उसको आपको याद होगा तो उसमें लिखा ही हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में इस डेट को जो भी हमारा संविधान है उसको अंगीकृत और अधिनियमित करते हैं, ठीक। तो ईयर को याद रखिए 1949 और डेट क्या है? 26 नवंबर। नेक्स्ट है, किस दिन से भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर देखिए गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कब? 26 जनवरी को। नेक्स्ट है, किस राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? तो किसी भी राज्य की उसकी जो भी एरिया है उसको बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसद को है, लेकिन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 2 में क्या है? कोई भी राज्य है अलग से उसको भारत में प्रवेश करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 2। और राज्य क्षेत्र में विकसित वृद्धि करने के लिए, विस्तृत करने के लिए जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 3। नेक्स्ट है, नए राज्य बनाने की संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक होती है? तो यहाँ पर अगर नया राज्य बनाना है तो उससे संबंधित बिल को अगर हमको पेश करना है तो उसके लिए किसकी अनुशंसा की आवश्यकता होगी? तो वो होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना आप यहाँ पर नया राज्य बनाने संबंधी कोई भी बिल को आप पेश नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 दिसंबर 1953 को गठित राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष यहाँ पर किसे चुना गया था? तो जब हमारा भारत जो है आज़ाद हुआ तो अलग अलग जगह से यहाँ पर भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए कई सारे आंदोलन हुए और मांग उठी। तो यहाँ पर राज्य पुनर्गठन के लिए यहाँ पर आयोग बनाया गया, और जो 22 दिसंबर 1953 में गठन हुआ उस आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा के लिए तिथि कौन तय करता है?
तो यहाँ पर जब भी किसी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पर चर्चा करने के लिए अगर हमको एक डेट निकालना हो कि कौन सी डेट को हम इस पर परिचर्चा कर सकते हैं, तो वो कौन निकालेगा? उस तिथि को तय करने का जो अधिकार है वह लोकसभा अध्यक्ष के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पर परिचर्चा करने के लिए अगर कोई डेट तय कर रहा है तो वो लोकसभा अध्यक्ष कर रहा है, तो इस पर जो प्रस्ताव भी लाया जाएगा वो कहाँ पर लाया जाएगा? लोकसभा में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल। इस टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। पहला है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली जो सामुद्रिक नहर है वो कौन सी है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, इन दोनों सागर को आपस में जोड़ने वाला जो नहर है वह है कील नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरोक्लास्टिक्स क्या होता है? तो यहाँ पर अगर देखें कि पैरोलास्टिक जो है वो क्या है? ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें। ज्वालामुखी जब फटती है तो उसके स्वरूप में जो भी चट्टान का निर्माण हो जाता है वही क्या कहलाता है? पैरोक्लास्टिक्स। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यहाँ पर अगर आसवान डैम की बात करें तो ये नील नदी पर बना हुआ है। जगह भी याद रखिएगा आप लोग, कहाँ है आसवान डैम? ये अफ्रीका में है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र यानी कि डेड हार्ट ऑफ एरिया कहा जाता है? तो यहाँ पर अगर हम लोग एशिया की डेड हार्ट ऑफ एरिया के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा? पामीर। पामीर का जो क्षेत्र है इसको कहा जाएगा डेड हार्ट ऑफ एरिया। और यहाँ पर देखिए जो पामीर का पठार है वो क्या कहा जाता है? एशिया का छत कहा जाता है। इस तरीके से है। यहाँ देखिए ये जो पामीर का पठार है इस तरीके से इसका शेप है, इसीलिए इसको एशिया का छत कहा जाता है। इधर है हिंदू कुश पर्वत, कहाँ की है? पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? राजस्थान में है इंदिरा गांधी नहर, ये किस नदी से यहाँ पर निकली गई है? तो ये सतलज और ब्यास से निकली गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये बहुत ही देखिए इस एरिया की बहुत फेमस है। कहाँ? तमिलनाडु में जो नीलगिरी पहाड़ी है यहाँ पर जो टोडा जनजाति है, टोडा ट्राइब्स है, वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? साथ ही आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज्यादा जो सोयाबीन का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? बताइए, जिसको भी आंसर पता है वो लाइव चैट में भी बता सकते हैं। तो ये देखिए मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। तेंदुपत्ता सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है यहाँ पर, राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र यहाँ पर चंबल नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरिय यानी कि केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज किस नाविक ने की थी? तो देखिए सभी को लगता है कि वास्को डी गामा होंगे, क्योंकि वास्को डी गामा जो थे वो केप ऑफ गुड होप के जरिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो थे बार्थोलोम्यू डियाज, इनके द्वारा क्या किया गया था? जब ये आ रहे थे नाव से, एक नाविक थे ये, ठीक, तो जब ये नाव से आ रहे थे तो उन्होंने एक स्थान पर पहुंचा, ठीक, और उनको लगा कि इस स्थान के बाद आगे कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ का जो स्थान का नाम है वो क्या है? कैप ऑफ गुड होप। लेकिन जब वास्को, इसका नाम कैप ऑफ गुड होप क्यों पड़ा?
जब वास्को डी गामा यहाँ आ रहे थे तब यहाँ तक तो उनके द्वारा खोज हो ही गया था अफ्रीका के द्वारा, तो यहाँ तक वो आसानी से आ गए क्योंकि यहाँ तक की खोज बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा कर दिया गया था, तो इतना रास्ता उन्हें मालूम हो गया था अफ्रीका वालों को। तो यहाँ पर देखिए, अब वो कोई से क्षेत्र होते थे, पुर्तगाली भी वहां पर रहते थे, तो वास्को डी गामा यहाँ तक पहुंच गए, तो उनके द्वारा यहाँ पर आगे रास्ता देखने के लिए एक ना नाविक थे और इंडिया से ही थे, उन्होंने यहाँ पर हेल्प की थी। तो उनके बाद यहाँ पर आकर उनको एक आशा हुई कि अब मेरे को भारत की रास्ता यहाँ से मिल जाएगी, इसीलिए इस स्थान का नाम कैप ऑफ गुड होप रखा गया था, क्योंकि यहाँ से उनको एक होप मिली थी। ठीक, लेकिन इस स्थान की खोज किसके द्वारा किया गया था? बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डेडलाइन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसका निर्धारण हुआ था 1884 में। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता। ठीक, तो यहाँ पर इन्वायरमेंट और से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ आपको मिलता है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो बात करें हम लोग यहाँ पर ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ये क्या है? एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है, ये सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है। ठीक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ पर है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? तो अगर हम लोग यहाँ पर शहरी इलाकों में, अब तो देखिए शहरी इलाकों में अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण जो भी प्रदूषण होता है उसके प्रमुख जो सोर्सेज है वो कौन सा हो सकता है? सड़क परिवहन, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बहुत ही रश होते हैं, रश होने के कारण वहाँ पे व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर चलते हैं, तो इसके कारण जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है इसके कारण यहाँ पर प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है? तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाओं में वर्ष 2022 तक जो पावर उत्पादन है इसका लक्ष्य रखा गया है 5 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो ये क्या हो जाएगा? 18 अक्टूबर 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म भी अगर पूछ ले तो याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन है, 10% नियम किससे संबंधित है? तो 10% लॉ किससे संबंधित है? यह है ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ शहरी क्षेत्रों के ऐसे वायु प्रदूषक जिससे मनुष्य की आंखों और श्वसन नली में जलन होती है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? सतही ओजोन। ओजोन के कारण यहाँ पर मनुष्य की आंखों में जलन होने लगती है, जो श्वास नली है हमारी वहां भी जलन होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यहाँ पर देखिए, हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो कि जल प्रदूषण का बहुत बड़ा शिकार हो चुके हैं। गंगा नदी को ही देखिए, कितनी बार यहाँ पर इसकी सफाई का अभियान चलाया जा चुका है, लेकिन अभी भी वो गंगा नदी अभी भी साफ नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जल प्रदूषण का अगर सबसे बड़ा स्रोत देखा जाए तो वो क्या है? इंडिया में असंसाधित मल जल। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, समपोषक विकास का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का विशिष्ट लक्ष्य है? संपोषक विकास का लक्ष्य अगर देखें तो ये कौन से वर्ष तक रखा गया है? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु जो सरकार का लक्ष्य है वह कितना है? 10 मेगावाट। और 5 गीगावाट यहाँ पर जो
सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है वो जल विद्युत परियोजना के द्वारा रखा गया है, वो 5 गीगावाट है। और 10 मेगावाट किसके लिए है? यहाँ पर बायोमास के द्वारा बिजली उत्पन्न करना। नेक्स्ट अब टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स के यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के बारे में अफवाह सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी किससे संबंधित है? तो भारत में गरीबी के बारे में जो ड्रेन थ्योरी संबंधित है VKR राव से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को नवीं पंचवर्षीय योजना में किस समाहित कर दिया गया था? तो यहाँ पर जो जितने भी ग्रामीण विकास हैं उसके सारे लिए बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जा रहे थे। तो यहाँ पर जो नवी पंचवर्षीय योजना आई थी तो उस समय में इस ग्रामीण विकास के लिए जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उसको किसके साथ मर्ज कर दिया गया? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान? नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जितने भी ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उसको नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में सम्मिलित कर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो अभी जो वर्तमान में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता के दुष्चक्र की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के नाम के साथ जुड़ी है? तो रैगनर नक्स के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र की कौन सी कंपनी बिक्री व शुद्ध लाभ दोनों ही दृष्टियों से देश की सबसे बड़ी कंपनी है? तो अभी रिसेंट की बात करें तो वो कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सेविंग सरप्लस क्षेत्र है यानी कि बचत बाहुल्य? तो यहाँ पर जो भी घरेलू क्षेत्र हैं वो हमारे सेविंग सरप्लस वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हेजिंग का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर हेजिंग का जो अर्थ है वो है विदेशी विनिमय जोखिम का बचाव करना। जो भी यहाँ पर फॉरेन ट्रेड होते हैं, विनिमय होता है, उसमें जो भी जोखिम होता है उस बचाव करना क्या कहलाता है? हेजिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बाजारों में पीटर इंग्लैंड ब्रांड नाम से उपलब्ध है। तो यहाँ पर जो कमीजें हैं वो भारतीय बाजार में पीटर इंग्लैंड ब्रांड के नाम से प्रसिद्ध है या उपलब्ध है। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक रुग्णता की समस्या की समाधान का उत्तरदायित्व किस संस्था को सौंपा गया है? तो ये कौन सी संस्था है? औद्योगिक से रिलेटेड है, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को बेचे जाने वाले सरकारी बॉन्डों व प्रतिभूतियों पर अदा की जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो रिजर्व बैंक है वो क्या करता है, जितने भी छोटे बैंक हैं उनको सरकारी बॉन्ड देता है। सरकारी बॉन्ड एक तरीके के यहाँ पर लोन ही समझ लीजिए, एक तरीके का पैसा होता है। जब यहाँ पर छोटे बैंकों को पैसे की ज़रूरत होती है तो रिजर्व बैंक उनको सरकारी बॉन्ड के ज़रिए पैसा यहाँ पर देता है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ उनके द्वारा अब दी जाने वाली जो ब्याज दर होगी, जो भी छोटे बैंक हैं वो अब ब्याज देंगे किसको? रिजर्व बैंक को। तो वो क्या कहलाता है? रेपो दर कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी, ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर क्वेश्चन इसके देखते हैं। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यहाँ पर 1930 में मिला था। ठीक,
और किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों की इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए चिप्स साधारण किसके द्वारा बनाए जाती हैं? तो जो भी हमारे कंप्यूटर हैं उनके यहाँ पर आईसी, शॉर्ट में इनको बोला जाता है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये जो होते हैं चिप्स जो होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं? यहाँ पर ये बनता है सिलिकॉन के द्वारा। सिलिकॉन क्या होता है? एक अर्धचालक है, इसी के द्वारा यहाँ पर इस चिप्स को बनाया जाता है। यहाँ पर आपको बात आई है इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इसकी खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? अगर आपको आंसर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी के बारे में बात करें तो वो कौन सी है? फीमर है। कहाँ पर पाई जाती है? हमारी पैरों की जांघ जहाँ पर होती है वहां पाया जाता है फीमर की हड्डी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है कॉपर सल्फेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होलोग्राफी किसकी तकनीक है? होलोग्राफी बहुत ही फेमस है। ये किसके लिए? वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने के लिए, जो भी 3D होता है उसके लिए यहाँ पर क्या यूज होता है? होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में फॉस्फेट किस रूप में पाया जाता है? हमारी हड्डियों में देखिए कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है हड्डी को मजबूत करने के लिए, तो वहां पर जो फॉस्फेट होता है हड्डी में वो किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरामाइसिन। टेरामाइसिन नामक जो एंटीबायोटिक है वो किस जीवाणु से प्राप्त होता है? हाँ, टेरामाइसिन की बात करें तो ये एक एंटीबायोटिक होता है और ये कौन से जीवाणु से प्राप्त होता है? स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर ध्वनि की जो स्पीड होती है उस पर प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आर्द्रता का पड़ता है, टेम्परेचर का पड़ता है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर का कोई भी प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? जो भी कॉस्मिक रेज हैं इनकी खोज यहाँ पर R.A. मिलिकन के द्वारा यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो जहां पर भी प्रतिरोध आ जाए वहां पर मात्रक आपका क्या हो जाएगा? ओम। इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट अब हमारा सेक्शन रहेगा एग्रीकल्चर का, कृषि का। ठीक, इसके क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है, पादप जगत प्लांट किंगडम की सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है? तो अगर हम यहाँ पर प्लांट किंगडम की बात करें तो सबसे लंबी जो कोशिका पाई जाती है वो किसका पाया जाता है? सामान्य, रैमी, हर्ब्स एवं एफ्रिडा दोनों में। ठीक, रैमी, हर्ब्स और एफ्रिडा दोनों में ही ये किसके अंतर्गत आते हैं? एक तो प्लांट किंगडम के अंतर्गत आते हैं। सबसे लंबी कोशिका इनमें पाई जाती है। अगर यही बात अगर हम लोग एनिमल किंगडम की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाएगी? चलिए कमेंट के दौरान हमें बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मानवीय पर्यावरण पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्कॉटहोम में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक, जगह और स्थान दोनों ही याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो मानवीय पर्यावरण है इस पर प्रथम जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था वो स्कॉटहोम में हुआ था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलों चना, मटर आदि की जड़ों में जो रूट नॉक होता है ये एक डिजीज है। तो ये क्या होता है? ये किसमें उत्पन्न होता है? नेमेटोड्स के द्वारा यहाँ पर उत्पन्न होता है। बेसिकली किनमें होता है? जितने भी दलहनी फसलें होती हैं, जैसे कि आप देख लीजिए चना हो गया, मटर हो गया, और इस तरीके से इनकी जड़ों में ये रोग फैलता है। इसको कहा जाता है रूट नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीफा जिसको कि सीताफल कहा जाता है, कस्टर्ड एप्पल कहा जाता है,
एनोना स्क्वैमोसा, ये क्या तरीका है, एक तरीके की एग्रीगेट फ्रूट होती है। ठीक। मेस्टोहीमोग्लोबिनिया क्या कारण है? तो यहाँ पर मेट हीमोग्लोबिनिया का जो कारण है नाइट्रेट उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्कोगैमी पाई जाती है किसमें? हर्कोगैमी किसमें पाया जाता है? मंदार में, कैलोट्रॉपिक्स में यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी आरक्षित जीवमंडल जो है कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों क्षेत्र में यहाँ पर पाया जाता है। ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तीनों पास पास है, यहाँ पर है ये तमिलनाडु, ये केरल और यहाँ पर आ जाएगी कर्नाटक, तो ये तीनों ही पास पास है, तो यहीं पर जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी वर्ष घोषित किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में अब प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है? तो आपको ये भी पूछा जाता है कि इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी जो डे है वो कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और ये किस वर्ष को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बायोडायवर्सिटी का वर्ष घोषित किया गया था? तो वो था 2010 को। नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है इसकी थीम 2016 में अगर इसकी थीम की बात करें तो ये अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। तो ये जो है वो जैव विविधता की मुख्य धारा मानव और उसकी आजीविका अत्यंत प्रासंगिक है, ये जो है इसका थीम था। नेक्स्ट है, यहाँ पर किस फसल के जो कुल है या फैमिली है, यहाँ पर सिनेंड्रस स्टेमेंस पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये सारे नाम आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा जो कि इसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है यहाँ बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान। तो बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ पर इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो हम लोग यहाँ पर कुछ और मनोविज्ञान है, इनके बारे में देखते हैं। जो थार्नडाइक थे, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? थार्नडाइक ने भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। और स्किनर की बात करें तो स्किनर भी एक मनोविज्ञान है जो कि चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था सीखने से संबंध प्रतिक्रिया पर, और जो पावलोव हैं उन्होंने कुत्ते पर किया था। तो इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो जो हमारी बुद्धि है, मेमोरी है, इंटेलिजेंस है, इसकी जो मापन की जाती है वो भाटिया बैटरी का प्रयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के जो लेखक हैं वो कौन है? आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। तो अमेरिका में प्रकाशित है एक जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। हर्बर्ट के अनुसार क्या बोला गया था कि जो भी शिक्षा के सिद्धांत हैं वो किस आधार पर होने चाहिए? मनोवैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा किसका? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। तो यहाँ पर मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा एक कहा गया था कि जो एक अध्यापक है उसके द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जबकि उसे मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान हो। तो लगभग देखा जाए तो हर्बर्ट और मॉन्टेसरी दोनों ने ही किसके बारे में बात किया? मनोविज्ञान के बारे में बात किया।
नेक्स्ट है यहाँ पर गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी किसने? तो गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान है इसकी आधारशिला फ्रांत्र ब्रेंटोनो ने रखी थी। नेक्स्ट है यहाँ पर सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता है उसको क्या कहा जाता है? विस्मृति। क्योंकि हम स्मृति किसको बोलते हैं? जो चीज हम सीख चुके हैं अगर वो हमारे माइंड में है उसको हम लोग को याद है तो हम उसको स्मृति कहते हैं। लेकिन अगर हम उस को चीज को याद नहीं रख पा रहे हैं, भूल गए हैं, तो उस भूली हुई चीज को विस्मृति में है ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है हॉल का सिद्धांत व्याख्या करता है किसका? तो हॉल का जो सिद्धांत है ये किशोरों के मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? शिक्षा मनोविज्ञान का। ठीक। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है किसका? प्रेरणा, पुनर्बलन का और उसके प्रभाव का। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक रहेगा जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज और आपदा के बारे में यहाँ देखते हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ग्रीन हाउस प्रभाव वह प्रक्रिया है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? इसमें देखिए, इसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण को शोषित कर लिए जाने से वायुमान का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। यही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो इसकी संकल्पना किसके द्वारा किया गया था? ग्रीन हाउस गैस का जोसेफ फॉरियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन की मुख्य वजह क्या है? तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का मुख्य वजह देखा जाए, रीजन देखा जाए तो क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का अपक्षय है और साथ ही साथ जो प्रदूषण होता है ये सभी जलवायु परिवर्तन के एक रीजन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उपयुक्त जो सांद्रता है वो कितनी होनी चाहिए? अगर पीपीएम में देखें हम लोग तो 278 पीपीएम होना चाहिए और अगर परसेंट में देखा जाए तो क्या होना चाहिए? 0.03% ये होना चाहिए। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। किसके लिए? प्राकृतिक संतुलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुगाली करने वाले पशुओं में जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह क्या है? मीथेन है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जक में सर्वाधिक योगदान करने वाला जो देश है वो कौन है? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दुनिया में किस देश को कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? तो कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कनेक्शन ढांचा किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है यूएन का कनेक्शन ढांचा। वो किससे है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा खेलकूद। यहाँ पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखिए, गत्ताफी स्टेडियम किस देश में है? तो अगर गत्ताफी स्टेडियम देखा जाए तो वो किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर है रिंग 5 क्या है? तो देखिए जो रिंग 5 है वो किससे रिलेटेड है? ओलंपिक से रिलेटेड है। और ये रिंग 5 है तो इसमें क्या होता है? 5 रिंग होता है। ठीक, और ये 5 रिंग होता है तो क्या सारी रिंग जो है वो एक ही कलर के होते हैं? नहीं, तो ये जो 5 रिंग है ये अलग अलग 5 तरीके से कलर के होते हैं। उनमें कौन कौन सा कलर होता है?
तो पहला जो कलर होता है वो होता है येलो, रेड, ग्रीन, ब्लैक और ब्लू। ठीक, एक बार और रिपीट करते हैं। ये होता है ब्लू, एक होता है ब्लैक, एक होता है रेड और एक होता है येलो और ग्रीन। इस तरीके से 5 रिंग बने हुए होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत ने हॉकी में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कब जीता है? तो ओलंपिक में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक हमको हॉकी में ही मिला है। और सबसे पहले हॉकी में किस वर्ष में मिला था? 1928 में। ये कौन से नंबर का ओलंपिक था? 9th नंबर का ओलंपिक था, जिसमें भारत ने गोल्ड जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो अगर इसको लैटिन भाषा में देखें तो इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस। लेकिन ये जो अभी टोक्यो में ओलंपिक हुआ था 2020 का, जो कंडक्ट हुआ था 2021 भी, कहाँ पर? टोक्यो, जापान में। तो इसमें एक और वर्ड को यहाँ पर जोड़ा गया था, वो क्या है? कम्युनिटर। सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। अगर इसका हिंदी में देखें तो क्या है? तेज, उच्च, मजबूत और यहाँ पर कम्युनिटर मतलब साथ रहना। तो यहाँ पर फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर और टुगेदर, ये 4 वर्ड को यहाँ पर रखा गया है किसके अंतर्गत? ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य के अंतर्गत। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल 1896 में पुनः आरंभ हुए, तो 1896 के ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो आधुनिक ओलंपिक खेल अगर कह सकते हैं इसको हम लोग, तो ये कहाँ हुआ था? एथेंस में। कहाँ है? ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के शीतकालीन खेल आइस हॉकी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहाँ पर आइस हॉकी की बात करें तो इसके अंतर्गत एक टीम में 6 खिलाड़ी यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी तथा भारतीय टीम के ओलंपिक कप्तान अजीत पाल सिंह किस खेल से संबंधित रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए ये किस खेल से संबंधित रहे हैं? तो अजीत पाल सिंह ये क्या खेलते थे? हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी लिंडसे डेवनपोर्ट किस देश के हैं? तो ये देखिए कहाँ से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल के खिलाड़ी को पिप्यूजिलिस्ट कहा जाता है? बॉक्सिंग जो खिलाड़ी होते हैं इनको कहा जाता है पिप्यूजिलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुआन कार्लोस फरेरा किस देश के खिलाड़ी हैं? ये हैं स्पेन से। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वह है कंप्यूटर से। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? तो अगर हम लोग हेल्प मेन्यू की बात करें तो ये कौन से बटन में होता है? स्टार्ट। नेक्स्ट है, मॉड्यूलेशन व डिमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला जो उपकरण है वो कौन सा है? तो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला जो उपकरण है वो है मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीडी का प्रयोग कब हुआ था? एलसीडी का प्रयोग 1970 में हुआ था। नेक्स्ट है आईबीएम। आईबीएम किसका संक्षिप्त रूप है? तो आईबीएम की अगर बात करें इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहा जाता है? तो इंटीग्रेटेड जो सर्किट होता है ये एक चिप्स होते हैं जिसको कि कंप्यूटर पर लगाया जाता है। और ये किसके बने हुए होते हैं? ये बने हुए सिलिकॉन के। और इसके जो आईसी है इसके आविष्कारक की बात करें तो वो कौन हो जाएंगे? जॉन किल्बी। और ये जो सिलिकॉन होता है एक सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है और इसी से जो है चिप को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ नाम किस राजा के नाम पर रखा गया? जो हम ब्लूटूथ शेयरिंग जो होता है वो किस राजा के नाम पर यहाँ पर रखा गया है? तो नाम हो जाएगा हेराल्ड ब्लैंकटेड। राजा का नाम है हेराल्ड ब्लैंकटेड और इसी ब्लैंकटेड से आया है ब्लूटूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है? तो ब्लूटूथ जो होता है जिससे हम एक
शेयरिंग का ऑप्शन होता है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वैलेटाइल होती है। यह स्थायी तौर पर डाटा स्टोर करने में सक्षम हो सकती है और जरूरत पड़ने पर डाटा सप्लाई कर सकती है, इसलिए इसे सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी? तो पंच कार्ड जो मशीन है किसके द्वारा बनाया गया? ये फ्रांसीसी है, नाम क्या है? जोसेफ जैक्वार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान कंप्यूटर किस पर आधारित है? तो हमारा जो वर्तमान कंप्यूटर है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इस पर आधारित है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हम विविध मिसलेनियस से क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर रह सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत की दूसरी महिला जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी वो कौन थी? तो कौन है? तो देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर की जो थी सुप्रीम कोर्ट की जज वो कौन थी? सुजाता मनोहर। और भारत की पहली महिला जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश थी तो वो कौन हो जाएंगी? फातिमा बीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शू ईसा का गिरिजाघर कहाँ बनाया गया था? तो ये जो गिरिजाघर है ये गोवा में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रमुख त्योहार, तो ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा कि बिहार का जो प्रमुख त्योहार है ये कौन सी है? छठ पूजा। इसमें सूर्य देवता की पूजा किया जाता है। नेक्स्ट है, हाथी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो हाथियों का उत्सव जो है वो जयपुर में यहाँ पर मनाया जाता है। अजंता की गुफाएं ये किस राज्य में है? तो देखिए अजंता की जो गुफाएं हैं इसको 1983 में यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इसको सम्मिलित किया गया था और ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, शताब्दी एक्सप्रेस को किस उपलक्ष्य में चलाया गया था? जो शताब्दी एक्सप्रेस है इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी संपन्न होने के उपलक्ष्य में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलचित्र जिसको कि कहा जाता है मूवी बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मूवी बनाने वाले जो सबसे पहले भारतीय थे, इंडियन थे, वो कौन थे? धुंधराज गोविंद फाल्के। और इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के आविष्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, फोर्थ स्टेज शब्द से अभिप्राय क्या है? तो फोर्थ स्टेट शब्द जो है इसका मतलब होता है द प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने C.F. एंड्रयूज को किस उपनाम की उपाधि दी थी? तो यहाँ पर देखिए गांधी जी के द्वारा यहाँ C.F. एंड्रयूज को दीनबंधु कह के बुलाया गया था और यही उपाधि उनको दी गई थी। नेक्स्ट, आरोही क्रम में भारतीय ध्वज के रंग बताइए। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में जो रहता है वो केसरिया होता है, फिर बीच में जो होता है वो सफेद होता है और लास्ट में जो होता है हरा। लेकिन आरोही क्रम में बोल रहे हैं यानी कि बढ़ते यानी कि ऊपर जाते हुए क्रम में, तो सबसे नीचे हमें क्या मिलेगा? हरा रंग, फिर उसके ऊपर मिलेगा सफेद और उसके ऊपर मिलेगा केसरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बेगम अख्तर कला किस विधि से संबंधित है? बेगम अख्तर कला किससे संबंधित हो जाएंगी? संगीत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी गुलमर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर पर्ल एस बक ये जो है इनके बुक का नाम है गुड अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किस राजा के राजवैद्य थे? तो चरक की बात करें तो ये कनिष्क के राजवैद्य थे। नेक्स्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है।
नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना जो सेवा केंद्र है हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु तथा राजकीय पक्षी कौन सी है? तो राजकीय पशु की बात करें वन भैंसा है, और राजकीय पक्षी की बात करें तो वो है पहाड़ी मैना। नेक्स्ट है, वॉल्सवन 730 क्या है? तो ये जो होता है एक गर्भस्थ शिशु की गतिविधियों को दिखा सकने वाला अल्ट्रासाउंड स्कैनर है। तो इस स्कैनर का नाम क्या है? वॉल्सन 730। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतार नाम दिया गया है तो किसको? भारत में निर्मित अंतरिक्ष विमान को क्या नाम दिया गया? अवतार। लास्ट क्वेश्चन है, स्टील वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो स्टील वेल रोड जो है वो भारत को और चीन को आपस में जोड़ता है।